जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हम बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं और पर डे एक सेट आपको मिलेगा पूरे 150 क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितना नंबर आपको आता है, और नंबर जितना आ रहा है उसको कमेंट में आप ज़रूर कीजिए ताकि ये पता चले कि आपका लोग का क्या स्कोर जा रहा है। ये देखिए दरोगा मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडीपीओ बीपीएससी 67th दरोगा मेंस और सीडीपीओ यह तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह जो है जीके का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि आपका हर एक एग्जाम में जितना भी वनडे एग्जाम है सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। केबीसी नैनो का ये सेट नंबर दूसरा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। कह रहा है कि जूते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और इसका खोज जो है 1953 में यह बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीबी लाल ने। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 2। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन सी है जैन धर्म से, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म से। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3। करें कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का प्राप्ति स्थल जो है वह कहाँ है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जो प्राप्ति है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मोहनजोदड़ो आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर प्रश्न करें कि हड़प्पा में, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। अगर पूछे कि भारत में हड़प्पा का ये बृहद स्थल कौन सा है, ये आपका राखीगढ़ी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पड़ता है, यह हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 5। करें कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह थी। ऑप्शन ए में है सभा, ऑप्शन बी में समिति, ऑप्शन डी में विधाता, ऑप्शन सी में विधाता, ऑप्शन डी में है गणराज्य। तो बताएंगे ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह कौन सी थी। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सभा, ठीक है। सभा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44। प्रश्न नंबर चलता है आपका 6 नंबर। करें कि यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। ऑप्शन ए है सूक्त, विनय, अभिधम्म, आलय। बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में जो है यह 3 पिटक का उल्लेख है। कितना? 3 पिटक का उल्लेख है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों को आप ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का उल्लेख है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न करा कि चीनी या तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वह कौन था। ऑप्शन ए में है यह युआंग चोंग, ऑप्शन बी में है फायान, ऑप्शन सी में है सुंग यांग, ऑप्शन डी में है आइजिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुंग युंग है। करें कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वह था सुंग युंग था। और यह भारत दर्शन 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में यह भारत आया था। यह 3 वर्ष तक भारत में रहा। उसने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म की प्रक्रिया के क्या क्या एकत्रित किया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। कौन जो है यह त्रिकोणात्मक स्थल का हिस्सा नहीं था। तो पहला है प्रतिहार राष्ट्रकूट और प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट और एक है चोल।
तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर डी, चोल नहीं था, जबकि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट यह त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा था, जबकि चोल जो है इसका हिस्सा नहीं था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है अशोक, ऑप्शन डी में है रुद्रदामन। तो इसका राइट आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। पहला एक है कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा में है महात्मा गांधी को, तीसरा में है CR दास को, चौथा में है फजलुल हक को। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? कौन सा होगा? राइट आंसर बताएंगे। और 10 का जो राइट आंसर होगा यह बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, पर जो है जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के प्रस्तावित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर किचलू, ऑप्शन बी में है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है JB पंत। तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने की राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में क्या किया था? लिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन 1922 ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, साराभाई आंदोलन यह 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13। कह रहा है कि लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इंडिया हाउस यह 1905 से 10 के दौरान जो है लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। कह रहा है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत यह किसने किया था? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था कब? 1818 में। और किसने किया था? यह हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और दिए गए कूट का उत्तर प्रयोग कर जो है सही उत्तर का चयन करें। देखिए एक में अधिकारी है, दूसरा में विहितकारी है। तो आप देखेंगे इसको ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर को टिक करेंगे। तो पहला है कि दीवान ए तन, ये देखेंगे ये 4 ऑप्शन दिया है किससे संबंधित है? तो दीवान ए तन जो है यह जागीर और वेतन को देखना। इसका मतलब कि एक का कौन सा हो जाएगा? 3, जागीर व वेतन को देखना। ठीक है। और मुस्तारफी का जो कार्य था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना यह मुस्तारफी का कार्य था। तो इसका हो जाएगा 2 का 3। और मुशरिफ जो था यह कार्यालय को संभालने के लिए था। कार्यालय को संभालने के लिए यानी कि 3 का 1 हो जाएगा। और वकियानविश जो था यह प्रमुख घटनाओं व
फरमानों को सूचीबद्ध करना इसका कार्य था। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक का कौन हो जाएगा 3, 2 का 4, यानी 3 2 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 16 कह रहा है कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पताका किसने उठाया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन का हुआ था, यह अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में हुआ था। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में यह निश्चय किया गया था, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश यह किसके दरबार में हुआ था। पहला है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अकबर के। कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो यह अकबर के काल में। लेकिन अगर पूछे चित्रकारी का स्वर्ण युग किसको काल को कहा जाता था, तो यह जहांगीर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। कह रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो पहला कह रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में यह ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो पहला ऑप्शन में दिया है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा में भुल्ला भाई देसाई, चौथा में है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19। प्रश्न नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति में यह भारत का गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो हुआ था यह 1856 से यह 62 तक। और इसी को जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। किताब उल हिंद पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर जो होगा वह आप आंसर करेंगे इसका लेखक जो था यह अलबरूनी था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह कौन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा था। रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। करें कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में यह उसके पक्ष में निकलने निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। पहला कि सी आर दास, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है M.A. जिन्ना, चौथा है यह सर टी.वी. सप्रू ने। तो कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों में कह रहा है कि यह मुकदमे में किसने जो है यह उसके पक्ष में किसने वकालत की थी। इसका राइट आंसर होगा यह सर टी.पी. सप्रू ने। ठीक है, सप्रू ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का कब्र यह कहाँ स्थित है, इसका आंसर टिक करेंगे। पहला है पटना, बलिया, सासाराम या फिर रांची में। इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कौन सा, सासाराम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। पेशवा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 25। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का उत्तर प्रयोग कर जो सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है कौन सा, यह हकाइक ए हिंद। ठीक है, हकाइक
हकाइक ए हिंदी, इसका संबंध किससे है? यह अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यानी कि एक का जो हो जाएगा, एक का जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। 3, यह तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक का संबंध है इब्न मिस्काविया से, इब्न मिस्काविया से। यह यानी किसका हो जाएगा? 1। कुंजुल तिजार, कुंजुल तिजार, इसका संबंध है ब्लैक अल कवायाकी, ब्लैक अल कवायाकी, ठीक है। और जबामिउल हिकायत का संबंध जो है यह सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से। इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं 26 नंबर। करें कि शासक यह पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो कह रहे कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह देवघर स्थित शिव मंदिर को निर्माण जो है यह पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं कि मंडुआ डार, मंडुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? मंडुआ डार यह झारखंड के किस जिले में है? इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा कौन सा आपका? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, लातेहार। अगला है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वह थे आपका मनसुख लाल नजर, ठीक है, मनसुख लाल नजर थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है करें कि चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजयी पर का वर्ष जो था वह कब था? चालुक्यन शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष जो था वह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा 618। ऑप्शन आपका 618 या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है करें कि चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दिया गया था? चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यह सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा यह चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। करें कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यतीत है? प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यता, ठीक है, दृश्यत है? इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी। अगला है कि अति कट्टरपंथी पंथी जो है सूफी संप्रदाय था। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय जो था वह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा नक्शबंदी था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नक्शबंदी। यह अति कट्टरपंथी संप्रदाय था। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला सेक्शन आपका भूगोल का है। अगला क्वेश्चन आपका भूगोल का है और इसमें पहला क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो जीवाश्म बताएंगे कौन सा चट्टान में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट चट्टान में यह जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और क्या इसमें जैसे कि कार्नेलाइट और सेल, ये बलुआ पत्थर, इस सब में क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34 नंबर प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर करेंगे कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यह डी होगा, ठीक है, डी होगा, ऑप्शन डी, कृषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा यह ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि किस कृषि क्षेत्र में यह छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? किस कृषि क्षेत्र में
छोटे क्षेत्रों में यह अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह प्राच्य खेती होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर यह चिनूक हवा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह जाड़े का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। करें कि अधोलिखित 38 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित यानी नीचे लिखे जोड़ों में कौन सा सही जोड़ा नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि 38 का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में है कि फुलानी, यह जनजाति का नाम है, यह पश्चिमी अफ्रीका का है, यह आपका सही है। बद्दू जनजाति सहारा में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह अरब का है। कहाँ का है, अरब का। तो यह कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। करें कि गलत जोड़ा को ही चुनना है ना, तो इसका मतलब है कि बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। मसाई यह पूर्वी अफ्रीका का, नुबा सूडान का, ये सब आपका क्या है, सही है। बद्दू सहारा का नहीं, यह कहाँ का है, अरब का है, और यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे कहते हैं। कह कि ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से उच्च भाग की ओर जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जिसे कहते हैं ये ऋतु प्रवास। क्या कहेंगे, ऋतु प्रवास, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर। भारत में सबसे छोटा दिन होता है कब। भारत में यह सबसे छोटा दिन जो होगा यह कब होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं कि वायुमंडल में कौन सी परत यह दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। वायुमंडल की यह कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। 41 का बताएंगे, 41 का कौन सा हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन कि 41 का जो आपका ऑप्शन है, एक माना है तापमंडल, समताप मंडल, और एक है आपका आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आयन मंडल होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। करें कि भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुआ था। भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा कलकत्ता में हुआ था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है यह 1818 में कब हुआ था, 1818 में कलकत्ता में जो है हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है करें कि दंडकारण्य पठार के किस भाग में स्थित है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा दंडकारण्य यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है करें कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह समोच्च रेखा यानी कि समान ऊंचाई का। ठीक है, समोच्च रेखा यानी समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समोच्च रेखाएं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। सुनामी की उत्पत्ति यह किसके द्वारा होती है। इसका राइट आंसर होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। सुनामी की उत्पत्ति यह किसके द्वारा होता है, यह समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46। करें कि मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है। मथुरा कला में किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह बलुआ पत्थर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 47। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और कह रहा है कि सहायक नदियाँ, कह रहा है कौन सा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा। तो
तो 47 का ध्यान से देखेंगे कर कि ब्रह्मपुत्र कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी तीस्ता है। और गोदावरी की सहायक नदी जो है यह इंद्रावती है। और यमुना की चंबल है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। इंद्रावती गोदावरी की, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा और कृष्ण भीमा यह कृष्णा की सहायक नदी है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 4, 3, 2, 1, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 41 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 41 करें कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। जिसका नेक्स्ट आपका है 49 नंबर है, करे कि अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उच्चवच आकृति करे कि अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है जोस्कर पर्वत और धौलाधार पर्वत, लद्दाख पर्वत, काराकोरम पर्वत। इसको करे कि अधोलिखित मतलब ऊपर से नीचे के क्रम में सजाने के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा ऊंचावच के आधार पर इसका जो क्रम होगा वह होगा पहले धौलाधार, उसके बाद होगा आपका जोस्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। यानी नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो पहला स्थान पर होगा धौलाधार, दूसरा पे हो जाएगा आपका जोस्कर, तीसरा पे हो जाएगा लद्दाख और चौथा पे हो जाएगा काराकोरम। यानी कि सबसे ऊंचा जो है यह काराकोरम है। जिसका राइट आंसर जो होगा 2, 1, 3, 4 होगा। 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए है और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 करा के ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह निकलती है जलवाष्प। कौन सा निकलती है? जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। उसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हीलियम आदि गैस इससे निकलती है। नेक्स्ट करें कि अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? करें कि एक तरफ जनजाति है, दूसरा तरफ मूल राज्य है। एक तरफ जनजाति है, दूसरा तरफ मूल राज्य है। तो अब कह रहा है कि यह 51 नंबर है। थारू जनजाति यह पाया था उत्तराखंड में। थारू जनजाति उत्तराखंड में यह सही है। करें कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? सही कोई पहचानना है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब देखिए भोटिया भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और मुंडा मुख्यतः यह झारखंड में पाया जाता है। तथा कोल जनजाति यह उड़ीसा में। कोल कहाँ पे? यह राजस्थान में नहीं, उड़ीसा में पाया जाता है। इसका मतलब एक ही सिर्फ क्या आपका सही जोड़ा सुमिलित है, इसीलिए से ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही विस्तार क्या है? करें संयुक्त राज्य अमेरिका के यह बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ओंटेरियो, एरी, ह्यूरॉन और मिशिगन एक सुपीरियर। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओंटेरियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 53 करे कि कैनेडियन और पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे यह किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा यह ओटावा और प्रिंस रूपर्ट के बीच। ओटावा एवं प्रिंस रूपर्ट के बीच चलता है। और इसका जो निर्माण हुआ था यह 1866 में। 1866 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 54। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम यह आपका गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। यानी एक का क्या हो जाएगा 4। पश्चिमी वायु प्रवाह जो है यह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी हवा है। ठीक है, पूरब की ओर चलने वाली हवा है। यानी कि 2 का 2 ही हो जाएगा। उसके बाद है पेरू धारा। पेरू धारा जो है यह प्रशांत महासागर में बहती है।
पेरू धारा यह प्रशांत महासागर में यानी कि 3 का 1 हो जाएगा। और पश्चिमी यह जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा यह हिंद महासागर में। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 4 2 1 3 आपका ऑप्शन नंबर ए है और ए ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा यह किसके लिए यह जाना जाता है। काजीरंगा यह किसके लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा अभयारण्य यह एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सींग के गैंडे के लिए। एक सींग के गैंडे के लिए पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह असम में पड़ता है। कहाँ पे, असम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहे कि आसवान उच्च बांध स्थित है कहाँ पे। आसवान उच्च बांध यह स्थित है नील नदी पर मिस्र में। ठीक है, नील नदी पर यह मिस्र में स्थित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रोबस्टा एक प्रकार की है। रोबस्टा एक प्रकार की है जो कि डैश जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, होता या होती है, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका रोबस्टा एक प्रकार का कॉफ़ी होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिसका उत्पन्न जो है कहाँ पे, अफ्रीका में होता है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में फुफ्फुस। छोटा नागपुर में यह फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दामोदर घाटी क्षेत्र में। दामोदर घाटी क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 पे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। दामोदर घाटी निगम की स्थापना यह कब हुआ था, इसका राइट आंसर जो होगा यह 1948 में हुआ था। 1948 में 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ से पॉलिटी आपका स्टार्ट है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून संभव नहीं है। कानून संभव नहीं है, तो इसका देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश यह जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में यह परिवर्तन आपका आता है अनुच्छेद 3 के तहत, और नए राज्यों का प्रवेश जो है यह अनुच्छेद 2 के तहत आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 61 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में यह संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, देखेंगे। इसका देखिए दिया है, पहला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, और आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, यह केवल 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, केवल 3, यानी कि अध्यक्ष एवं संघ लोक सेवा आयोग को हटाने की शक्ति जो है इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है। इसको जो अनुच्छेद 317 के अनुसार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर यह राष्ट्रपति ऐसे आदेश को उसके पद से हटाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 62। क्वेश्चन 62 है, करें कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होती है किसमें। पहला है राज्यपाल, दूसरा है भारत के निर्वाचन आयोग, तीसरा है जिला पंचायत राज्य अधिकारियों में, चौथा है राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और यह कहा गया है अनुच्छेद 243 के टर्म के 1 में कहा गया है कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और इसके निर्वाचन संचालन करने का निर्देश जो है यह राज्य के निर्वाचन आयोग में निहित होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो पहला देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 143 का, यह अनुच्छेद 163 यह कथन क्या आपका सही है।
दूसरा है वित्त आयोग का गठन, यह अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, यह कथन भी क्या है, सही है। तीसरा है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यह 323 का क है, यह कथन क्या है आपका, सही है, क्या है, सही है। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यह क्या है आपका अनुच्छेद, यह 315, यह कथन क्या आपका, सही है। यानी कि करेक्ट कौन सा, सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ई हो जाएगा क्या। वही तो हम कह रहे थे कि तुम चलिए इसका राइट आंसर जो होगा ये कर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यह 163 में नहीं 263 में, ठीक है। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करेक्ट कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, यह अनुच्छेद 380 करता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 65 पे 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का जो है यह वैशिष्ट्य नहीं है, वैशिष्ट्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा यह इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह जो कार्य कि नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 66 करेक्ट कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा यह प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यह 1955, यह संविधान के क्या हुआ था, बाद में यह कानून आया था, इसीलिए यह संविधान के विकास में इसका कोई मतलब रोल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 67 करेक्ट कि संविधान संशोधन के 86वां के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया, इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित था, तो इससे पूर्व यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित था, यह अनुच्छेद 51 में, इसका राइट आंसर किसमें 45 में था ना, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, यह 45 में, अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब किया गया था, भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश कब जारी किया गया, इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को, इसको ध्यान में रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष संस्थापित की गई थी, ऑप्शन ए में है 2002, 2010, 2005, 2000 बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होगा, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्यानचंद, यानी कि आपका 2002, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया, दो अलग निकायों में बांटा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन, यह 2003 के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के यह जो है मतलब 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको बांटा गया था, इन्हें अलग किया गया था। अगला प्रश्न है करें कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग यह अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में जो था यह 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां था, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल संविधान में अगर वर्तमान में पूछे तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर प्रश्न है करें कि भारत में राजनीतिक दलों में जो है दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया, दल बदल यह 10वीं अनुसूची में आता है, यह 10वीं अनुसूची में आता है। करें किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 को, 1985 के अंतर्गत यह 10वीं अनुसूची में इसको अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 73 करें कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों के केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और
राज्य के बीच जो है यह वितरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 270 के तहत, अनुच्छेद 270, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 74 करें कि हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त रूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाता है, जाने वाला जो समय है वह कितना समय लेता है। यानी कह रहा है कि संक्षिप्त में, अगर संक्षिप्त में तो इसका लगता है कितना, यह 20 सेकंड का, कितना 20 सेकंड का लगता है। अगर पूर्ण रूप से कह दिया 52 सेकंड लगता है, यानी संक्षिप्त में बजाते हैं तो यह 20 सेकंड का समय लेता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह पुलित्जर पुरस्कार यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, किस आयोग ने यह अस्थायी राजकीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया। यह पंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्ण आयोग या मोइली आयोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 77, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यह जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78 करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 करें, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। चीन के समाचार एजेंसी का नाम जो है, पहला है कि चाइना न्यूज, दूसरा है चाइना टाइम्स, तीसरा है न्यू चाइना न्यू एजेंसी और चौथा है न्यू चाइना रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह होगा न्यू चाइना न्यू एजेंसी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 79 पे। 79 करें कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए में है यह न्यायाधीश PN भगवती, ऑप्शन बी में है न्यायाधीश हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी में है न्यायाधीश HR खन्ना, ऑप्शन डी में है कि आपका ऑप्शन डी में है न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा, HR खन्ना, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यह 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सामान्य विज्ञान का प्रश्न बाजता है। देखते हैं सामान्य विज्ञान से लगभग 30 प्रश्न होगा और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चूने का पानी यह किसके द्वारा दूधिया होता है। तो चूने का पानी यह दूधिया होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका CO2 राइट आंसर होगा, CO2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा यह डीजल के अधूरे जलने से यह क्या उत्पन्न होता है। पहला आपका है ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, पहला क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 82 करें कि एक घोल का pH जो है यह 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगा। तो H+ आयन की सांद्रता पहला में है कि 3 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा में है 3 गुना कम हो जाएगा, तीसरा में है ये 10 गुना कम हो जाएगा, चौथा में है 1000 गुना कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 1000 गुना कम होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 83 करें कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए में है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन 2 में है आसवन, ऑप्शन सी में है क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी में है आंशिक आसवन। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 84 बेंजीन में
यह सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है, इसका राइट आंसर होगा पहला में है 3 3, ऑप्शन बी में है यह 3 6, ऑप्शन सी में है 12 3, ऑप्शन डी में है 12 6। तो इसका 84 का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा। अब बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड जो होगा यह कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह कौन सा हो जाएगा 12 और 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है इसमें तो ये कितना होता है 12, और बेंजीन में पाई बॉन्ड जो होगा ये 3 होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 84 के बाद 85 पे चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसका जवाब देंगे। पारा कह रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा। यदि हवा की तापमान बढ़ जाएगा तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है पहला है घट जाती है, दूसरा है बढ़ती है, तीसरा पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, और चौथा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह बढ़ती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन सा होगा, पहला CHO, दूसरा है कार्बन नाइट्रोजन और क्या आपका ऑक्सीजन, दूसरा है CHN, दूसरा है चौथा है CHNO। इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका हो जाएगा CHNO, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पारा होगा, यह उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पारा जो है उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है, जबकि यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो होगा यह D2O होगा, क्या होगा D2O, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी D2O, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। धातु है और गुणधर्म है, धातु और गुणधर्म। यह पहला है सोडियम, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 1 का 4 होगा। पारा, पारा जो है यह कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि 2 का तो 2 ही हो जाएगा। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, और सीसा यह उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, 4 2 1 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और सी ही क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो पहला है फाइब्राइन, दूसरा है लेक्सॉन, तीसरा है नियोप्रीन, चौथा है टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर जो होगा यह फाइब्राइन होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 90 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो टेलीग्राफ का आविष्कार यह सैमुअल मोर्स ने किया था। कब किया था, 1837 में। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 92 पे। 92 का आंसर सही बताएंगे, इसका कौन सा होगा। कह रहे कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पे, दक्षिण गंगोत्री यह स्थित है कहाँ पे। पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है आर्कटिक में, तीसरा है हिमालय में, चौथा है अंटार्कटिका में। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका में। कह रहे दक्षिण अंटार्कटिका में भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो हुआ था यह 1983 में हुआ था। कब हुआ था, 1983 में। और दूसरा केंद्र का शोध जो है यह मैत्री, जो कि यह कब हुआ था, 1988-89 में, 1988-89 में। तथा तीसरा शोध केंद्र जो था वह भारती नाम था, क्या था, भारती। और इसका जो परिचालन हुआ था शुभारंभ 2012 में हुआ था, 2012 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, चौथा है फ्लोरीन।
तो इसका राइट आंसर जो होगा यह आयोडीन होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94 कह कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि आयोडीन युक्त नमक यह उपयोगी होता है क्योंकि पहला है पाचन बढ़ता है, दूसरा है रोग के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, तीसरा है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, चौथा है संचार, यह रक्त के संचार में मदद करता है, और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए से आयोडीन युक्त नमक यह उपयोगी होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 95। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा, पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूलकण, तीसरा है हीलियम और चौथा है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा यह धूलकण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 96 है, करेक्ट। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग यह हवा में फीका पड़ जाता है। हवा में क्या होता है? फीका पड़ जाता है। किस की उपस्थिति के कारण? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97 पे। मनुष्य के शरीर का तापमान यह होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होगा, पहला है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 367 डिग्री केल्विन और चौथा है ये 37 केल्विन। जिसका राइट आंसर जो होगा यह होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, एक जो है वंशानुगत बीमारी है। थैलेसीमिया क्या है? एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो 98 का जो हो जाएगा, पहला है कि खून को, दूसरा है फेफड़ा को, दिल को, आँख को। इसका थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो रक्त की बीमारी होती है। जो किसका होता है? रक्त का, यानी कि खून का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम है। एंजाइम है क्या? पहला है वसा, आरएनए, प्रोटीन या विटामिन। कौन सा है? तो बताएंगे ये जो होगा एंजाइम एक क्या है? यह एक प्रोटीन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह पहला सफल क्लोन जंतु है? पहला सफल क्लोन जंतु है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? तो 100 का राइट आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर 1 भेड़। ठीक है, कह कि 1996 में स्कॉटलैंड में सबसे पहले सफल क्लोन भेड़ नामक, जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली था। इस क्लोन को भेड़ की 2003 में जो है इसकी मृत्यु हो गया था। इस क्लोन भेड़ का कब मृत्यु हो गया? 2003 में। 2003 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 101 पर कह कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है? ऊर्जा की, तीव्रता की, उस उम्र की या फिर दूरी की? तो इसका राइट आंसर जो होगा, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई होती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर पूछे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो यह पारसेक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? कौन सा जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा, पहला में है चावल, मूंगफली, सेब, अंडा। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह मूंगफली है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। कह कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका यह इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा हो जाएगा? तो पहला है अमोनियम क्लोराइड का, दूसरा है आपका ये क्या होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक, यही आपका क्या होगा जिंक क्लोराइड, यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि किसी पिंड का अधिकतम भार यह होगा वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में, कहाँ पे होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कह रहा है कि किसी पिंड का अधिकतम भार जो होगा यह कहाँ पर होगा? इसका राइट आंसर जो होगा भार सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो यह हो जाएगा कहाँ? वायु में। कहाँ पे होगा? वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 105 कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यह एंडोस्कोप प्रकाश जो है यह पहला क्या है? परावर्तन पर, दूसरा है प्रकीर्णन पर, तीसरा है अपवर्तन पर, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो यह 105 का जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है, यानी TIR। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 106, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? यह जो है परम शून्य ताप क्या है? पहला है किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभिक बिंदु, दूसरा है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, और न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको 0 केल्विन भी लिख सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच के दूरी को औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला है कि सूर्य एवं पृथ्वी, और दूसरा है पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, प्लूटो और सूर्य। तो इसका राइट आंसर होगा यह पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को जो है यह खगोलीय एकक कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं कराए के 108 पे। 108 नंबर प्रश्न है कराए के कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण, कोबाल्ट 60 यह आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है किसका? तो कोबाल्ट पहला है अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा है एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह गामा किरण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करें कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। बर्फ जमी झील के अंदर जो है यह मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमता है। झील के तली में क्या होता है जल जो है यह नहीं जमता है, इसलिए से मछली क्या होता है यह जीवित रहता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 110 नंबर करें कि सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? पहला है बिना पानी के ठोस बर्फ, दूसरा है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर चौथा है आपका इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो 110 का जो हो जाएगा यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 111। अब देखेंगे 111 जो है यह इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, देखते हैं इसको इकोनॉमिक्स करते हैं। कराए कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह रोजगार सृजन होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से संबंधित है। पहला है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा है तिलहन उत्पादन से, तीसरा है मछली उत्पादन से, और चौथा है दुग्ध उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर जो होगा नीली क्रांति का संबंध ये किससे है? तो ये मछली उत्पादन से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित नहीं करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ यह विनियोग अग्रसारित नहीं करता है। पहला है संसाधनों का समुचित प्रयोग, दूसरा है उत्पादकता में वृद्धि,
तीसरा है कुशलता में विकास, चौथा है बेरोजगारी में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह बेरोजगारी वृद्धि होता है, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने यह सांसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना यह प्रारंभ किया? यह किन राज्यों में? तो देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका गुजरात। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुफसलीय योजना। ये भूमि सुधार का उद्देश्य नहीं है, हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन यह भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी भूमि सुधार से संबंधित है। काश्तकारी सुधार ये भी आपका भूमि सुधार से संबंधित है। जबकि बहुफसलीय योजना यह भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। बहुफसलीय योजना जो है यह भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 116। करेक्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है आपका यह औद्योगिक वित्त, यह सिडबी, यह सही है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत विनिर्माण, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण साख या नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार या SJRIB। देखिए SJRIB का नाम इस योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। इसका आरंभ जो है यह 1997 में हुआ था, जो शहरी रोजगार से संबद्ध है, न कि ग्रामीण रोजगार से। तो यह क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। वो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो गलत जो है वह कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो पहला है नाबार्ड, दूसरा है व्यापारिक बैंक, तीसरा है RBI, चौथा है सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो यह नाबार्ड इसको कार्यान्वित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 118। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है जन श्री बीमा योजना 2000, जन श्री बीमा योजना 2000 करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका क्या है? जन श्री बीमा योजना 2000 ये सही है। राष्ट्रीय बीमा योजना 2005 ये आपका क्या है? सही है। यह MG मनरेगा, महात्मा गांधी मनरेगा, ये विधेयक 2003 का नहीं है, 2005 का, और जो है 2 फरवरी 2006 से इससे जो है योजना का प्रारंभ हुआ था। आम आदमी बीमा योजना ये 2007 सही है। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? यह मनरेगा वाला 2005 में इसका विधेयक पारित हुआ था, जबकि जो है 2 फरवरी 2006 से इस योजना का प्रारंभ हो गया था MG मनरेगा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 119। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? पहला है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, दूसरा है जोतों के आकार में कमी, तीसरा है बढ़ाई हुई बेरोजगारी, चौथा है अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अगला पॉइंट है करें कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था, जो 20वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है 5वें दशक के दौरान, बी है यह 6ठे दशक के कारण, सी है 7वें दशक, और डी है 8वें दशक। इसका राइट आंसर होगा यह 7वें दशक के दौरान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 121 पे।
करें निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पहला है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा है सहकारी, चौथा है सेवा। इसका राइट आंसर जो होगा वह कृषि हो जाएगा। कौन सा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। करें निम्नलिखित में से कौन सा यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा है? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था। पहला है तिलहन, दूसरा है दलहन, चावल और तीसरा है गेहूं, चौथा है दालें। बताएंगे कौन सा जो है उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह तिलहन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट निम्नलिखित आयु समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? कौन जो है सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष। इसका राइट आंसर जो होगा यह 6 से 14 वर्ष। इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल यह कार्यक्रम का एक हिस्सा है। पहला है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, दूसरा है भारत निर्माण का, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का, चौथा है गरीबी निवारण कार्यक्रम का। तो बताएंगे इसका राइट आंसर 125 का कौन सा होगा? करेक्ट कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है किसका? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह भारत निर्माण का है। भारत निर्माण का ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यह मैथ का है। देखिए गणित का 10 क्वेश्चन है। इसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका आंसर टिक करेंगे। आप लोग जो है बनाएंगे तो यह पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो 126 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 64। आपका अगला प्रश्न है 127। 127 का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा 8:7। 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 128। क्वेश्चन का 127 के बाद 128 है। तो 128 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यह 5, 15 और 7, 15 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। 129 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11। अगला प्रश्न चलता है प्रश्न नंबर 130। 130 का जो राइट आंसर होगा यह कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 130 का जो राइट आंसर होगा यह 11:30 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 131। 131 का राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? तो 131 बनाने का प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा सी यानी कि 60 दिनों में। नेक्स्ट 132। 132 का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? 132 का जो राइट आंसर होगा यह 2 हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 133। 133 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? 133 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 मीटर। 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर का 133 के बाद 134 पे। 134 का जो राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? 134 का जो राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी कि 24,000। एक 135 का जो राइट आंसर जो होगा वह आपका 300 रुपया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आप देखिए बिहार स्पेशल है। तो बिहार स्पेशल से संबंधित जितने प्रश्न को है 15 क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। करें कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था? तो सुधा कोऑपरेटिव डेयरी का स्थापना जो है यह IAS अधिकारी ने किया था जिसका नाम था रामचंद्र सिन्हा। रामचंद्र सिन्हा यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और कब किया था? तो यह 1983 में किया था।
1983 में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? अमर सिंह, झांसी की रानी, कुंवर सिंह या जनरल लॉयड ने? तो इसका राइट आंसर होगा यह बाबू कुंवर सिंह ने कहा था, जो कि आरा से जो है यह 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के अनुयायी उनको जो है यह किनका अवतार मानते थे? यह धरती अब्बा का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, धरती अब्बा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्था में गोल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? गोल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था यह देवघर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था, द बिहार हेराल्ड, द इंडियन नेशन, द मिरर या फिर द हिंदू पेट्रियाट? बताएंगे कौन सा था? तो बिहार में पटना से जो प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड था, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 141 का देखते हैं, 141 है, कह रहा कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य गान क्या है? बिहार का प्रसिद्ध नृत्य गान क्या है? पहला है कि गरबा, बाउल, बिहू, विदेशिया, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ये विदेशिया जो है यह विदेशिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भिखारी ठाकुर इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे। कौन रहे? भिखारी ठाकुर इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बंकीपुर यानी बिहार की सभा में यह डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया? डेलीगेट शुल्क घटाकर यह कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह पहला है 20 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये से 40 रुपया, 50 रुपया से 40 रुपया, 5 रुपये से 1 रुपया। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बंकीपुर की बिहार में यह डेजिडेंट शुल्क जो घटाकर कितना कर दिया? यह 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया था। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में यह बिहार के कितने सीटें मिली थी? बिहार को कितने सीटें मिली थी? पहला है 20, 16, 18 या फिर 15। 5 कितना मिला था? तो यह इसका राइट आंसर जो होगा यह 8 सीटें बिहार को मिला था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 144 है कि बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा नहीं रहा? नीतीश कुमार तो वर्तमान में भी है, राबड़ी देवी भी रही, रामविलास पासवान इसका मुख्यमंत्री रहा था क्या? यह नहीं रहे थे रामविलास पासवान, जबकि कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री रहे थे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, रामविलास पासवान भी बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का शोक के रूप में किस नदी को? गंडक, सोन, कोसी, गंगा। इसका राइट आंसर जो होगा यह कौन सा हो जाएगा? यह कोसी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? पहला है कि माधव श्रीहरि अने, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है R दिवाकर, चौथा है जयराम दास दौलताराम, पांचवा है ई यानी कि उपरोक्त में से सभी ये एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह हो जाएगा आपका जयराम दास दौलताराम। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे, जयराम दास दौलताराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 है, उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? तो कह रहे कि उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? तो पहला है 1911 में, दूसरा है 1936, तीसरा है 1937, चौथा है 1947।
तो बताएंगे उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में। 1936 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले 1912 में यह बिहार बंगाल से विभाजन हुआ था। बिहार और बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1912 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना यह कब हुआ था? तो 1921, 1916, 1917, 1919 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। यह पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1916 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? पहला है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 13, चौथा है 15। तो बताएंगे बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल यह 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी आपका ए आपका राइट आंसर होगा। तो बिहार में 9 प्रमंडल, जैसे कि पटना हो गया, मगध, सारण, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। नेक्स्ट, बिहार में बिहपुर की घटना। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, पहला है कि सांप्रदायिक दंगा से, दूसरा है सत्याग्रह आंदोलन से, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन से, चौथा है मुस्लिम लीग के अधिवेशन से। तो बताएंगे कौन सा होगा? कि बिहार में बिहपुर की घटना यह का संबंध है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा यह भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ तक आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।